हेलो जी। तो आज के वीडियो में हम एक एक बैंक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसका Q1 FY25 का रिजल्ट एनालिसिस कर लेते हैं। पहले हम बिजनेस मॉडल थोड़ा सा समझेंगे कि किस किस सेगमेंट में ये कंपनी लोन देती है, और उसके बाद हम समझेंगे कि इसके नंबर्स कैसे हैं। अगर बैंक के नाम की बात करें तो बैंक का नाम है फेडरल बैंक, है ना। और इसका मार्केट कैप की बात करूँ तो 50,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। मोटा मोटी 49,000 समथिंग है, मोटा मोटी 50,000 करोड़ के आसपास का बैंक है। अब अगर इनके मैं लोन बुक ग्रोथ की बात करूं तो लोन बुक ग्रोथ आया 20% ऑन वाई वाई लेवल एंड 5% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो हमने सबसे पहला मैटर क्या देखा कि लोन बुक ग्रोथ कितना आया। अब हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है कि भाई हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रोथ चाहिए किसी भी कंपनी में जिसमें हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, या उसको कैटेगराइज करें हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट हमने बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ कैसे निकाली थी। हमने क्या किया था, हमने एसबीआई उठाया था, एचडीएफसी बैंक उठाया था, दोनों की जो भी लोन बुक ग्रोथ है उसका एवरेज लेके हमने मान लिया था कि देश के जो सबसे बड़े दो बैंक है वो जिस रेट पे ग्रो कर रहे हैं वो मोटा मोटी पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट, आपको एटलीस्ट उससे ज्यादा पेस पे ग्रो करना है। तो वो नंबर हमारे पास आ रहा था 14 to 16%, मतलब 15% मोटा मोटी मान लेते हैं, 15% के आसपास का वो नंबर आ रहा था। अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर आ रही है 20% ग्रोथ, तो मतलब इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे ग्रोथ आ रही है, तो मतलब ग्रोथ का लेवल तो अच्छा है। एज मतलब एक कंपैरिजन करें हम एक बैंक के हिसाब से, तो ये ग्रोथ का नंबर भी अच्छा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखो चाहे वाई वाई देखो, तो नंबर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 5% की जो ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसको भी हम एनुअलाइज करें क्योंकि H2 तो बेटर रहता ही रहता है हमारा H1 से, क्योंकि H2 में ही सारे फेस्टिव सीजन आते हैं, तो Q3 Q4 जनरली बेटर रहता है Q1 Q2 से। तो इसमें हमें इस साल अगर जैसे 5% ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो हो सकता है पूरे साल में ये मोर देन 20% ग्रो कर दें, क्योंकि ये एच वन के पहले क्वार्टर में इन्होंने 5% की ग्रोथ दिखा दी। अगर इनके डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपॉजिट ग्रोथ भी बढ़ा 20% से ऑन वाई वाई लेवल एंड 5% से ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। मतलब जितनी पैसे लोन डिसबर्सल हो रहा है उतनी पैसे पैसा कलेक्ट भी कर रहे हैं, डिपॉजिट भी ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर इनको इस लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ को बहुत लंबे समय तक इसी रेट पे ग्रो करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। इस ग्रोथ की लॉन्जेविटी बहुत है, क्योंकि आपका जो डिपॉजिट ग्रोथ आ रहा है वो आपका इक्विवेलेंट है टू आपका लोन बुक ग्रोथ। तो आपको कभी भी कैश क्रंच नहीं होगा कि हमारे पास आगे ग्रो करने के लिए स्कोप तो बहुत है, हम ग्रो करना भी चाह रहे हैं, बट हम फंस रहे हैं कैश की वजह से कि हमारे पास पैसा ही नहीं है लैंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर भी डिपॉजिट की रेट में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कासा रेशियो की बात करूं तो कासा रेशियो जैसे हमने देखा बाकी सारे बैंक्स में भी देखा कि एक आधे बैंक्स ने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है अपनी कासा रेशियो में। बाकी सबका कासा डिग्रेड ही होता गया है, क्योंकि ये हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, और हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में सब लोग घुस रहे हैं टर्म डिपॉजिट करने की तरफ, एफडी बुक कराने की तरफ। तो हर बैंक का थोड़ा सा कासा इफेक्टेड रहा। तो सेम केस इसमें भी है, इसमें इन्होंने वाई वाई लेवल पे तो इनको ड्रॉप देखने को मिला। वाई वाई लेवल में ड्रॉप आ गया 31.85% से गिर के कहा सा रहेगा 29.27%, है ना। तो मतलब वाई वाई लेवल पे देखने जाएंगे तो Q1 FY24 से Q1 FY25 कंपेयर करेंगे तो हमें कासा रेशियो में ड्रॉप है। बट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल कंपेयर करेंगे, मतलब Q4 FY24 को Q1 FY25 से कंपेयर करेंगे, तो कोई बहुत मेजर ड्रॉप नहीं आया, ये स्टेबलाइज हुआ है। इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जो आपकी कासा बुक है यहाँ से आप नीचे से बॉटम बना के ऊपर ऊपर चलने की तरफ चली गई है, क्योंकि अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट आएंगे आपके टर्म डिपॉजिट उतना कम लुक्रेटिव लगेंगे लोगों को, तो लोग टर्म डिपॉजिट की बजाय वापस अपना पैसा सेविंग्स में लिक्विड रखने की कोशिश करेंगे, जिससे बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स भी नीचे आ जाएगा और कासा भी इंप्रूव कर जाएगा। अगर लोन बुक साइज की बात करें तो आप ये 20% वाई वाई लेवल की ग्रोथ के बाद लोन बुक साइज हो गया करीबन 2,20,000 2,20,000 करोड़ के आसपास का पूरा लोन बुक साइज हो गया। अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो इसको हम दो मेन सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया 56% हमारा रिटेल वाला सेगमेंट, और एक बचा हुआ 44% वाला हो गया हमारा होलसेल सेगमेंट। अब देखो, अब इसमें फर्दर सब डिविजन करने जाए हम रिटेल वाले सेगमेंट में, तो हमें हमें तीन चार सब डिविजन देखने को मिलता है, वो हम सारे के सारे देख ही लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक तो मिलता है इंडिविजुअल रिटेल का जो कंट्रीब्यूट करता है 29%। अब देखो 100 रुपए की लोन होती है, उसमें से हमने समझा 56 रुपीज आ रहे हैं, 56 रुपीज आ रहे हैं हमारी रिटेल वाली बुक से, और 44 रुपीज आ रहे हैं हमारी होलसेल वाली बुक से। अब हम समझ रहे हैं इसके अंदर के सब सब पोर्शन क्या क्या है, कौन कौन से फर्दर सब डिविजन है वो देख लेते हैं। तो अगर 100 रुपए का लोन दिया तो 100 रुपए में से 29 रुपीज तो देते हैं ये इंडिविजुअल रिटेल को, 12% देते हैं गोल्ड को, 8% देते हैं बीईपी को,
3% एग्रीको और एमएफआई का डिवीजन है, और कमर्शियल व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का भी सेगमेंट है जो कंट्रीब्यूट करता है 2% ईच। तो ये हो गई इनकी पूरी रिटेल बुक। और अगर हम होलसेल बुक को डिवाइड करें तो होलसेल बुक में दो मेजर डिविजन है, एक सीओपी है और एक सीआईबी है। जो सीओपी है वो कंट्रीब्यूट करता है 10% और सीआईबी कंट्रीब्यूट करता है 34%। तो हमने पूरी की पूरी लोन बुक का ब्रेकअप समझ लिया। अब देख लेते हैं ग्रोथ कहाँ से आ रही है। अगर मैं इंडिविजुअल रिटेल सेगमेंट की बात करूँ तो वहां पर ग्रोथ आया 20% का, और ये सारा वाई वाई लेवल पे बात करें हम, तो यहाँ पर ग्रोथ आया 20% का वाई वाई लेवल पे और 4% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। गोल्ड सेगमेंट में ग्रोथ आया 31% का ऑन वाई वाई लेवल एंड 9% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। बीयूबी सेगमेंट में ग्रोथ आया 20% का ऑन वाई वाई लेवल एंड 6% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। कमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ग्रोथ आया 52% का ऑन वाई वाई लेवल और 8% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और वही माइक्रो फाइनेंस डिवीजन जो इनका एमएफआई वाला डिवीजन है उसमें सबसे ज्यादा पेस पे ग्रोथ आया, क्योंकि सबसे छोटा बेस भी है ना। अब आपकी रिटेल जो इंडिविजुअल रिटेल की बुक है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी है। जो आपकी जो आपकी गोल्ड वाली बुक है वो ऑलरेडी और बहुत बड़ी है। बट आपकी जो एमएफआई वाली बुक है, जो माइक्रो फाइनेंस वाली बुक है, वो टोटल लोन बुक का सिर्फ 2% ही है। तो वो आप सोचो कितनी छोटी सी बुक होगी वो। कुछ कुछ 4-5 हजार करोड़ का बुक है, तो उसमें ग्रोथ आया 107%, मतलब वो डबल कर गया वाई वाई लेवल पे, और 10% का ग्रोथ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। और इसी वजह से हम देखेंगे जो ओवरऑल 56% रिटेल वाला सेगमेंट है उसमें हमारे पास ग्रोथ आया 25% का, और होलसेल वाले में ग्रोथ आया 15% का ऑन वाई वाई बेसिस। तो इनका जो रिटेल वाला सेगमेंट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है एज कम्पेयर टू इनका होलसेल वाला सेगमेंट। होलसेल वाले सेगमेंट में तो पूरी कंपनी की ग्रोथ, जो ओवरऑल लेवल पे ग्रोथ है वो थोड़ी सी नीचे लेके आया, क्योंकि वो 15% पे बढ़ा। बट रिटेल वाला सेगमेंट बढ़ा 25% से, और ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ आया 20% से ऑन वाई वाई लेवल। अब इनके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है फाइनली कम हुआ, फाइनली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम हुआ। अभी तक क्या हो रहा था, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा था, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा था तो बैंक को अपनी एफडी पे रेट बढ़ाने पड़ रहे थे, बैंक को अपनी एफडी पे रेट बढ़ाने पड़ रहे थे, इसलिए इनकी कासा हिट हो रही थी, क्योंकि कस्टमर को लग रहा था कि मैं अपना सेविंग्स में पैसा रख के क्या करूंगा, मेरे को जाके एफडी पे ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, उठा के सेविंग्स का पैसा उठाओ और उठा के इसकी एफडी करा दो। तो जैसे ही आपके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट डाउन होता है ना, कम न्यूक्लिएटिव लगने लग जाता है कस्टमर को टर्म डिपॉजिट्स, तो आपका कासा रेशियो इंप्रूव होने की बात होती है, और एक आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स के नीचे आते ही आते हैं, क्योंकि आपने जो जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, डिपॉजिट आपके लिए एक लाइबिलिटी तो है ना, तो लाइबिलिटी पे अगर आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो वो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो फाइनली Q1 में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कम हुए एज कम्पेयर टू Q4, है ना। और वो ड्रॉप किए, कोई बहुत बड़ा ड्रॉप तो नहीं था, बट हाँ एक ड्रॉप आया, मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला हमें। तो वो ड्रॉप हो गया 5.9% से 5.84%, मतलब 6 बेसिस पॉइंट्स का ड्रॉप आ गया ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वहीं वहीं अगर हम इनके हाई यील्डिंग लोन्स की बात करें, हाई यील्डिंग लोन्स कौन से हो गए, कि आपके पर्सनल लोन्स हो गए, या फिर आपके एमएफआई वाले लोन्स हो गए, या फिर आपके, आप ऐसे समझ लो कि तो कोई भी ऐसा ऐसा लोन जिसका, जैसे गोल्ड लोन भी हो गया, गोल्ड लोन भी एक हाई यील्डिंग लोन होता है, क्योंकि एक तो आपका टेन्योर छोटा होता है, और आपका जो लोन टू वैल्यू रेशियो होता है वो भी करीबन 55 60 60% के आसपास रहता है। अच्छा, एक गोल्ड लोन में एक प्रॉब्लम भी होता है, गोल्ड लोन बहुत लंबे समय तक के लिए लोन नहीं होता। गोल्ड लोन कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि गोल्ड लोन 10 साल का गोल्ड लोन चल रहा है। गोल्ड लोन होता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर तक की टेन्योर होता है गोल्ड लोन का। तो गोल्ड लोन में हमें हमें लगातार लगातार ग्रोथ लेके आनी पड़ती है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक एक गोल्ड लोन दे दिया तो गई आपकी 10 साल की, वो 10 साल तक वो रोलिंग में चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। गोल्ड लोन में हमें रेगुलरली एफर्ट मारना पड़ता है। इसकी वजह से जब टेन्योर छोटा होता है तो हमें यील्ड ज्यादा मिलती है। जब आपका जब आपका अमाउंट छोटा होता है, कि जितने छोटे टिकट साइज का लोन होता है उतनी ज्यादा यील्ड मिलती है। तो गोल्ड लोन इज अ हाई यील्डिंग लोन, ऐसे ही पर्सनल लोन इज अ हाई यील्डिंग लोन। तो ये जो उनका हाई यील्डिंग लोन्स का सेगमेंट है ये भी बढ़ गया। अगर मैं बात करूं तो पहले इनका जो हाई यील्डिंग लोन्स थे वो पहले 22% ऑफ द टोटल टोटल लोन बुक थे, वो अब बढ़ के हो गए 25%। मतलब 3% इंक्रीज कर गया कॉन्ट्रीब्यूशन हाई यील्डिंग लोन्स का पूरी की पूरी लोन बुक में। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला। इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, है ना। अगर मैं जैसे कुछ हाई यील्डिंग लोन्स की बात करूँ, जैसे क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड में ग्रोथ आया 73% का ऑन वाई वाई लेवल, और वहीं पर्सनल लोन में ग्रोथ आया 40% का ऑन वाई वाई लेवल। और और इन्होंने और इन्होंने एक मैट्रिक और दिया कि हमारा जितना भी
जो एमएफआई कस्टमर्स हैं, एमएफआई कस्टमर कौन से हो गए, माइक्रो फाइनेंस कस्टमर, वो सारी की सारी लेडीज हैं जो फीमेल फीमेल मेंबर्स ऑफ द, जो भी आपका फैमिली है वो फीमेल मेंबर के नाम पे ही लोन लेते हैं। क्यों? और ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे एमएफआई की होती है कि जो घर की लेडीज हैं उनके नाम के ऊपर लोन दे दो, क्योंकि उसके ऊपर लोन डिफॉल्ट चांसेस कम हो जाते हैं ना। और उसके ऊपर से क्या करते हैं, ये को बोरोवर बना देते हैं, या तो पेरेंट्स को या स्पाउस को, मतलब या तो हस्बैंड को को बोरोवर बना देंगे या पेरेंट्स को को बोरोवर बना देते हैं। तो एक पूरी पूरी फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन जाती है कि भैया ये वाला लोन डिफॉल्ट होने नहीं देना, तो इसकी वजह से इनके डिफॉल्ट रेट्स कम हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा वो प्राइड का मैटर आ जाता है ना, इसकी वजह से एमएफआई में आप जितनी भी कंपनियां देखेंगे सब यही कहती हैं कि भाई हम तो जाके औरतों को लोन दे देते हैं, औरतों को लोन दे देते हैं। अगर सपोज सपोज वर्किंग मेंबर मेल है, वो आदमी जाके दुकान पे काम कर रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो लोन देंगे उसकी उसकी वाइफ के नाम पर, जिससे जिससे एक एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे, या फिर एक थोड़ा सा प्रेशर बना रहे कि इस वाले लोन पे हमें डिफॉल्ट नहीं करना, है ना। अगर इनकी एसेट क्वालिटी की बात करें तो इनकी एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है। इनका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर दोनों दोनों वाई वाई लेवल पे इंप्रूव भी किया है, सब हर जगह से इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला है। अगर मैं अगर मैं ग्रॉस एनपीए नंबर की बात करूं तो ग्रॉस एनपीए नंबर इम्प्रूव किया वाई वाई लेवल पे फ्रॉम 2.38%, मतलब Q1 FY24 में 2.38% था, जो गिर के रह गया 2.11%। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बात करें तो 2.13% से इम्प्रूव कर गया 2.11% पे। सेम केस विद नेट एनपीए फ्लैट रहा, स्टेबल रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। वहीं वाई वाई लेवल पे इंप्रूव कर गया, वाई वाई लेवल पे इंप्रूव कर गया 0.69% से 0.6% के आसपास। तो एसेट क्वालिटी में कंपनी की कोई दिक्कत ही नहीं है। बट एक हमें देखने वाली बात है, थोड़ी सी स्लिपेजेस में बड़ा है, बट वो कोई इतना बड़ा कंसर्निंग फैक्ट नहीं है कि हम उसके ऊपर एसेट क्वालिटी को खराब डिक्लेयर कर दें। थोड़ी सी स्लिपेजेस बढ़ी है, बट वो कोई दिक्कत वाली ज्यादा बात है नहीं। अगर क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो थोड़ी सी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी, तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ी सी स्लिपेजेस बढ़ेंगी तो थोड़ा सा ज्यादा प्रोविजन होगा तो थोड़ी सी हमारी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी हमारी ऑलमोस्ट 0% से थोड़ी सी बढ़ के हो गई है 0.27%। तो 0.27% एक बैंक के लिए क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही अच्छी क्रेडिट कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा कॉस्ट में बढ़ोतरी आई है, बट उसमें कोई इतना ज्यादा मतलब हमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.27% की क्रेडिट कॉस्ट एक बैंक के लिए बहुत ही अच्छी क्रेडिट कॉस्ट है। तो इसमें कोई हमें ज्यादा इसमें सोच विचारने वाली बात ही नहीं। अगर आरओए और आरओई की बात करें तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ गए हैं, बट वाई वाई बेसिस पे थोड़ा सा कम हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले तो आप देखोगे आपको वाई वाई लेवल की दिखेगा कि कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ही नीचे थे, कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे थी तो आपको सस्ते अमाउंट में पैसा मिल रहा था, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा दिखेगी। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कैसे इंप्रूव करते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आई, थोड़ा सा स्टेबल रहा, ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला प्रॉफिटेबिलिटी में। तो अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई इंप्रूव किया 1.22% से 1.27% पे, और आरओई इंप्रूव किया 12.75% से 13.64%। और ये दोनों नंबर मैंने बताया आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़े से नंबर्स पे आ जाते हैं कि इन्होंने पूरा क्वार्टर में खेल क्या किया। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो नेट इंटरेस्ट इनकम इज एट एन ऑल टाइम हाई, मतलब आज तक कंपनी की हिस्ट्री में कंपनी ने इतना पैसा नहीं बनाया नेट इनकम से। और वो ग्रो किया 19% ऑन वाई वाई लेवल एंड 4% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। पी पॉप भी ग्रो किया 15% ऑन अ वाई वाई लेवल एंड 35% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। पैड ग्रो किया 18% ऑन अ वाई वाई लेवल एंड 11% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब देखो लोन बुक ग्रो किया था 20% से, नेट इनकम में ग्रोथ आया नेट इनकम में ग्रोथ आया 19% का, और वहीं पैट में ग्रोथ आया 18% का। तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज तो कंपनी को नहीं मिला कि भाई आपने आपने बढ़ाया इनकम 18% से और आपका पैट बढ़ गया 28% से, वो वाला थोड़ा सा फैक्टर तो मिसिंग है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओवरऑल एक बहुत ही अच्छे सेट ऑफ नंबर्स। एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी जो 20% से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रही है, और अगर हम इसी 5% को जो इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन बुक ग्रोथ दिखाया इसको हम एनुअलाइज करेंगे, इंटू 4 करेंगे, और वैसे भी हमारा H2 इज ऑलवेज बेटर देन H1, तो उसमें 2-3% का ग्रोथ और आएगा। तो ये हमें 23-24% के डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है कि 23-24% की ग्रोथ ये कर देंगे इन FY25। ठीक है। अच्छा, अब एक 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 और लास्ट चीज हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। अब ये पार्टनर कर रहे हैं अपना जो लोन बुक बढ़ाने और अपनी डिपॉजिट बढ़ाने के लिए नई नई न्यू एज टेक कंपनीज के साथ, जैसे आपने नाम सुना होगा जुपिटर हो गया, या
और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया। तो पॉलिसी बाजार में आपने देखा होगा कि आपको इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो अब वो क्या करते हैं कि ये पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप करते हैं। अगर आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाके पर्सनल लोन की एप्लीकेशन डालते हो तो प्रोसेस होती है फेडरल बैंक से। तो फेडरल बैंक उठा के वो लोन देता है ना। तो ये नई नई टेक टेक कंपनीज के साथ टाई अप करें जिससे इनकी जो लोन बुक ग्रोथ है और डिपॉजिट ग्रोथ है ये और भी ज्यादा हो। जैसे इन्होंने एक एक नियो बैंक के साथ टाई अप किया। अब जुपिटर है, जुपिटर नाम से आपको एक ऐप मिलेगा। जुपिटर भी एक नियो बैंक है। तो वो क्या करते हैं, वो बैक एंड में फेडरल बैंक के साथ काम करते हैं। तो सारा अकाउंट तो फेडरल बैंक में खुलता है, नाम लगता है उसको जुपिटर बैंक है, और इसकी वजह से इनको इनको बूस्ट मिलता है इनकी इनकी लोन बुक बढ़ाने में, अपनी डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने में। तो ये न्यूएस्ट टेक कंपनी के साथ भी अच्छा टाई अप कर रहा है। तो ये था फेडरल बैंक की कहानी। एक काफी काफी अच्छा बैंक जो काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि इन्होंने Q1 में, क्योंकि देखो सबसे मेन बात क्या है, आपका Q1 Q2 जो ठंडा क्वार्टर रहता है, ठंडे क्वार्टर में अगर आप अबव एवरेज ग्रोथ रेट ले आते हो, आपको 20% से आपने पूरे साल भर में ग्रो किया और आप Q1 में ही 5% से ग्रो कर दिए, तो ये आप दिखा रहे हो कि आपके आगे चलते हुए नंबर और बेहतर हो गया। अगर हम पूरे ओवरऑल साल भर के बेसिस पे देखेंगे, चारों क्वार्टर का मिला के देखेंगे, तो आपके नंबर में और इंप्रूवमेंट आएगा। कि जहां पर जो क्वार्टर स्लगिश रहता है, उस क्वार्टर में आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो इसका मतलब ओवरऑल साल भर के लेवल पे तो आप अच्छा काम करोगे ही करोगे। बट वो ये हमें कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। हर एक बार कंपनी को ट्रैक करते ही रहना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करते ही रहना है। फिर हमें रिजल्ट एनालिसिस भी करती रहनी है। उसके बाद हमें मैनेजमेंट का भी सुनना पड़ेगा कि मैनेजमेंट भी क्या उसी तरीके से सोच रहा है जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, कि भाई आगे चल के और सारी चीजें बेहतरी की तरफ जा ही जा रही है ना। तो चलिए अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। ये थी कहानी पेट्रोल पंप की। चलिए, थैंक यू।